हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कृषि लेसन में पार्ट 2 भाग करने जा रहा हूँ। ठीक है, चैनल पसंद आया तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दीजिएगा और कारण बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन। कौन सा हरित क्रांति परिणाम स्वरूप नहीं हुआ है? नहीं हुआ ये बताना है, यानी हरित क्रांति में वो होवे नहीं किया है। तो मोटे अनाजों का जो अधीन क्षेत्र है इसमें वृद्धि नहीं हुआ है। ओके, मोटे अनाजों का वृद्धि नहीं हुआ है। बाकी सब हुआ है। खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में वृद्धि हुई है। जी हाँ, खाद्यान्नों के मामले में प्रति व्यक्ति क्या हुई है? उपलब्धता हुई है। फिर भारत में अमीर और निर्धनों के बीच असमानता में वृद्धि हुई है। जी हाँ, अमीर अमीर गरीब गरीब रहा है। ठीक है। फिर भारत के विभिन्न राज्यों के बीच असमानता में वृद्धि हुआ है। जी हाँ, जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए कोई खेत में गरीब आदमी काम करता है। ठीक है, तो जिसका जो खेत है उसका प्रोडक्टिविटी तो बढ़ गया, लेकिन उसकी जो खेत में काम करता है उसकी आय नहीं बढ़ी। वो उतने ही पैसा में धान काट रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ी है लेकिन इनकम नहीं बढ़ी। तो इससे क्या हुआ? असमानता में वृद्धि हो गई। जी हाँ। नेक्स्ट है 1966 में भारतीय कृषि के प्रति हेक्टेयर उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण योजना चलाई गई? तो हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम चलाई गई थी। ठीक है, HYVP कब चलाई गई थी? 1966 में। और भारतीय कृषि के प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाने के लिए चलाई गई थी HYVP। ठीक है। प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग का भारतीय कृषि से क्या योगदान रहा है? भारतीय कृषि से योगदान रहा है कि उन्होंने भारत में अधिक उपज देने वाली जो किस्म है जिसे कहा जाता है HYVP किस्मों के उपयोग की युक्ति बताई थी। कौन? प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग ने। ठीक है, कि अधिक उपज देने वाली किस्मों को कैसे यूज किया जाए। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन है, जिन्हें भारत रत्न देने की घोषणा की गई है जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो MS स्वामीनाथन है। ठीक है। हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है? शब्द के प्रतिपादक है नॉर्मन बोरलॉग है। ठीक है, या फिर विलियम गॉड है। देखिए, प्रोफेसर नॉर्मन जो बोरलॉग है ये भारत में हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम का जो था कैसे यूज करना है ये बताए थे प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग ने। और हरित क्रांति जो शब्द किसने दिया था? तो विलियम गॉड ने दिया था। ओके, विलियम गॉड ने दिया था। ओके, और भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता स्वामीनाथन है और व्हाइट रेवोल्यूशन के वर्गीज कुरियन है। गहन कृषि जिला कार्यक्रम जिसे कहा जाता है IADP। ठीक है, इंटीग्रल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो कब प्रारंभ किया गया था? तो IADP प्रोग्राम जो चालू हुआ था 1960 से 61 में। ओके, 60 से 61 में कौन सा कार्यक्रम चला था? गहन कृषि जिला कार्यक्रम 60 से 61 में चला था, गहन कृषि जिला कार्यक्रम। ओके, 66 से 67 69 तक क्या था? आपका पंचवर्षीय योजना बंद थी। ओके, गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? ये देखिए, ये जिला प्रोग्राम है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था जो 1960-61 में चलाया गया, जबकि क्षेत्रीय कार्यक्रम कब चलाया गया था? 1964 से 65 के बीच में। ठीक है, IAAP। ठीक है, गहन इंटीग्रल एग्रीकल्चर
क्षेत्रीय प्रोग्राम जो चला था वो कब चला था? 64 से 65 के बीच में चला था। ठीक है, IAAP 64 से 65 में, 60 से 61 में चला था IADP। ठीक है, IADP 1966 में ग्रीन रेवोल्यूशन। ओके, जो HYVP प्रोग्राम चला था, HYVP। ठीक है, और IAAP चला था 1964 से 65 में, और IADP 1960 से 61 में। ओके, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 में, IADP का प्रोग्राम 1960 से 61 में, IAAP का 1964 से 65 के बीच में चला था। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था कब? ऑपरेशन फ्लड जो कार्यक्रम हुआ था 1970 में। ओके, ऑपरेशन फ्लड कब चला था? 1970 में। ओके, 1970 में ऑपरेशन फ्लड चला था। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन 1985 को हुआ था। देश में दूध उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से सघन पशु विकास कार्यक्रम, जिसे ICDP कहा जाता है। ठीक है, ICDP कब चलाया गया था? 1964 से 65 में। ठीक है, जिसमें IAAP चलाया गया था, उसी समय ICDP प्रोग्राम चलाया गया था। यानी IAAP और ICDP दोनों एक साथ चलाया गया था। 1964 से 65 के बीच में चला था। ICDP क्या है? ये कहिएगा दूध उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से चलाया गया था। ठीक है, 1964-65 में। और जबकि क्षेत्रीय प्रोग्राम था इंटीग्रल एग्रीकल्चर का, जो IAAP कहलाता है, 1964 से 65 में चलाया था। ठीक है, और HYVP प्रोग्राम चला था 1966 से। भारत में दूध उत्पादन में भैंस, गाय, बकरी का हिस्सा कितनी है? दूध उत्पादन में भैंस, बकरी, गाय का योगदान जो है 50% भैंस का, गाय का 46% और 4% बकरी का है। ठीक है, 50, 46, 4। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते कौन? डॉक्टर V कुरियन है। ठीक है, V कुरियन जो है श्वेत क्रांति के जनक है। और भारत में दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता कितनी है? 311 ग्राम है, जो बदल गई है। भारत में दूध की प्रति व्यक्ति सर्वाधिक दैनिक उपलब्धता पंजाब में है, ये सही है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पंजाब में दूध है प्रति व्यक्ति दूध का उत्पादन अभी बदल गया है, लेकिन बुक के अनुसार 900 है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से है। ठीक है, मत्स्य पालन से नीली क्रांति यानी ब्लू रेवोल्यूशन से है। ओके, मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। ठीक है, मत्स्य उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा है। पहला नंबर पर चाइना। एशियाई मत्स्य उत्पादक देशों में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा है। ठीक है, एशियाई मत्स्य में यानी चाइना पहला नंबर पर है। एशियाई मत्स्य उत्पादक देशों में प्रथम स्थान चाइना का है। ठीक है, भारत दूसरा नंबर पर। भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक है? तो तीनों प्रकार की, नाइट्रोजन, फॉस्फेटिक और पोटेशियम, तीनों प्रकार का जो है ये सर्वाधिक खपत है, या फिर नाइट्रोजनी का सिर्फ नाइट्रोजनी का है। ओके, नाइट्रोजनी प्रकार का जो उर्वरक है सर्वाधिक खपत की जाती है भारत में। ओके, किस प्रकार के उर्वरकों की पूर्ति के लिए भारत पूर्णतः आयातों पर निर्भर है? तीनों प्रकार पर। ठीक है, या फिर पोटेशियम पर जो है ये उर्वरकों की पूर्ति के लिए पूर्णतः आयातों पर निर्भर है पोटेशियम का।
ठीक है। और सर्वाधिक खपत करता है भारत नाइट्रोजनी उर्वरक का, लेकिन पूर्ति आयात ये होता है, आयात पर निर्भर है पोटासियम का। कुल उर्वरकों के प्रयोग की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान उर्वरकों के बता रहा है। तो तीसरा है प्रयोग के, ठीक है, उर्वरक के प्रयोग के दृष्टिकोण से देखा जाए तो तीसरा नंबर पर भारत है। ठीक है, विश्व में उर्वरक का सर्वाधिक प्रयोग कौन करता है? तो चाइना करता है, सर्वाधिक चाइना कर देगा, भारत तीसरा नंबर पर करता है। ओके। आलू उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा नंबर पर। आलू उत्पादन विश्व में दूसरा नंबर पर है। ठीक है, उर्वरक उत्पादन प्रयोग के मामले में तीसरा नंबर पर है भारत। चाइना पहला नंबर पर है प्रयोग के मामले में। ओके, यानी यूज के मामले में। भारत की मिट्टी में दो तत्वों की कमी उर्वरकों के उपभोग को अधिक आवश्यक बनाती है। ये जो तत्व है कौन सी है? फास्फोरस है और नाइट्रोजन है। ये जो तत्व है वो कमी उर्वरकों के उपभोग को अधिक आवश्यक बनाती है, यानी मिट्टी में कमी है किसका किसका? फास्फोरस और नाइट्रोजन का। ओके, पोटेशियम में पूर्ण आयात पर निर्भर है भारत। और सर्वाधिक यूज होता है नाइट्रोजन का भारत में उर्वरकों का प्रति हेक्टेयर उपयोग बहुत कम होने का कारण क्या है? तो देखिए, प्रति हेक्टेयर इसलिए कम होती है क्योंकि कृषकों जो है गरीब है, यानी किसान गरीब है, किसानों में अज्ञानता है, जी हाँ, और अपर्याप्त अनियमित जलापूर्ति है, यानी सही मात्रा में पानी नहीं मिल पाती है। तो इनमें से सभी है। देश में उर्वरकों का उपभोग बढ़ाकर कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? उर्वरकों पर भारी सब्सिडी दी है, जो अभी जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी भारत में पूरा विश्व में सबसे कम सब्सिडी दी जाती है। ओके, उर्वरक के मामले में अभी जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ, उर्वरक की उपलब्धता बनाए रखने के लिए उनका आयात करना होता है। जी हाँ, ऐसे पोटेशियम आयात होती है। फिर उर्वरकों के वितरण की व्यवस्था का सुव्यवस्थित करना है। तो इनमें से सही बुक के अनुसार उर्वरकों के प्रति हेक्टेयर खपत की दृष्टि से प्रथम 3 अग्रणी राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा पंजाब यूज करता है, फिर हरियाणा यूज करता है, फिर उत्तर प्रदेश यूज करता है, या फिर महाराष्ट्र यूज करेगा। तो महाराष्ट्र, देखिए इसमें आंसर तो गलत दिया हुआ, आंसर ए बता रहा, लेकिन प्रति हेक्टेयर खपत की दृष्टि से प्रथम 3 अग्रणी राज्य होता पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश हो जाता। आंसर पर दिया हुआ पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश बुक में। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक की खपत कितनी है? प्रति हेक्टेयर उर्वरक की खपत भारत में कितनी है? 141.30 किलोग्राम। 1 हेक्टेयर में 141 किलोग्राम खर्च हो जाती है, उससे ज़्यादा 0.30। उर्वरक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। उत्पादन में भी और प्रयोग में भी तीसरा नंबर पर है भारत उर्वरक के मामले में। ठीक है, भारत में नाइट्रोजनी उर्वरकों की अपनी कुल खपत का कितना प्रतिशत हिस्सा घरेलू उत्पादन से पूरा हो जाता है? तो 94% जो है, जो भारत में नाइट्रोजन उगाया जाता है यानी बनाया जाता है, उसमें 94% ही पूर्ति कर पाता है, यानी 100% लोगों को नहीं मिल पाती है घरेलू नाइट्रोजन कहे जाएगा तो घरेलू उर्वरक। भारत फास्फोरिक उर्वरकों की अपनी कुल खपत का कितना प्रतिशत हिस्सा घरेलू उत्पादन से पूरा करता है? 82% है। ठीक है, भारत फास्फोरिक उर्वरकों की अपनी कुल खपत का कितना प्रतिशत हिस्सा घरेलू उत्पादन से पूरा करता है? 82% जो है फास्फोरिक उर्वरक का पूरा करता है। ओके, फास्फोरस के मामले यानी 94% जो है नाइट्रोजन के मामले में पूर्ति कर लेता है।
कृषि विशेषज्ञों के अनुसार कृषि में विभिन्न किस्मों नाइट्रोजन, फास्फोरिक तथा पोटासियम, जिसे NPK कहा जाता है, का उपयोग एक संतुलित अनुपात में किया जाना चाहिए। ये इसका संतुलित अनुपात क्या है? 4:1 है। ओके, 4:1, नाइट्रोजन 4, पोटासियम 2 और फास्फोरिक वाले 2 और पोटासियम 1। नाइट्रोजन, फास्फोरिक, पोटासियम 4:1 रेशियो है। वर्तमान में भारत में नाइट्रोजनी, फास्फोरिक और पोटासियम उर्वरकों की खपत का अनुपात कितनी है? 8.2 है, 3.2 और 1 है। इस प्रकार यूज होता है, लेकिन 4:1 में सही रेशियो है। भारत में किस राज्य में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? कर्नाटक में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन होता है। तो इस प्रकार आपका पार्ट 2 खत्म होता है। कृषि का चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।